हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपना मेट्रोलॉजी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सरफेस फिनिश वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर 5 है और इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कोई भी मशीनिंग प्रोसेस जब हम करते हैं तो उसके हम लोग ये सोचते हैं कि उसकी अच्छी से अच्छी हमें क्वालिटी मिले, उसकी अच्छी से अच्छी हमें सरफेस फिनिश प्राप्त हो। तो सरफेस फिनिश मशीनिंग सरफेस जो है उसकी सरफेस फिनिश के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? एक तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी चिकनी सतह है यानी स्मूथ सरफेस है। दूसरा हम कह सकते हैं कि वो हमारी खुरदरी या फिर रुक्ष सतह है यानी रफ सरफेस है। अब देखिए रफ सरफेस जो होती है, देखिए आप भी चाहेंगे कि हम कोई भी फिनिशिंग अगर हम कर रहे हैं, कोई कटिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सफाईपन आए, यानी उसमें कोई भी रफनेस ना हो, बहुत ही स्मूथ हो वो। ठीक है, तो आपकी रफनेस के काफ़ी सारे आपके डिसएडवांटेज होते हैं, वो आपको पता है। जैसे कि हम कह देंगे उसकी सरफेस फिनिश अच्छी नहीं होगी तो अच्छा दिखाई नहीं देगा, शोर ज़्यादा करेगा अगर हम मशीन पार्ट्स कहीं पर वो वाला लगा रहे हैं तो। दूसरा हमारा फ्रिक्शन लॉस वगैरह होंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपके रफनेस के कई सारे हमारे उदाहरण हैं। तो अब रफनेस में जो होता है, रफनेस का जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, माइक्रो मेजरमेंट जो हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक क्रीस्ट होता है, एक वैली होता है। क्रीस्ट वैली का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्रीस्ट वैली का मतलब ये है कि आपके क्या होगा कि कुछ सतह आपकी उठ रही होंगी और कुछ सतह आपकी नीचे होंगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताऊं यहाँ पर कि सपोज दैट आपने कोई मीन लाइन ले ली, तो अब क्या होगा, आप बहुत ही ध्यान से इसे देखेंगे सरफेस को, तो आपका कुछ सरफेस इस तरीके से ऊपर नीचे यहाँ पर इस तरीके से वेवीनेस उसमें आ रही होगी। यानी कि मैं अगर बात को यहाँ पर करूँ तो यहाँ से ये इस तरीके से, देखिए आप ऊंचाइयाँ आप देख रहे हैं, तो ये ऊंचाइयाँ कहीं ज़्यादा होंगी, कहीं ऊंचाइयाँ कम होंगी। बात को आपको समझ में आ पा रही है? तो ये जो आप दूरियां देख पा रहे हैं, ये दूरियां, ये जो मैं आपको बना रहा हूं, तो ये जो है ये इसकी क्या है, ये इसकी ऊंचाइयां हैं। और ये जो बीच वाली लाइन जो मैंने आपको बनाई है ये आपकी मीन लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंसेस आप लोग देख पा रहे हैं, सपोज दैट हम इसे H1 कह दें, H2 H3 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो आप दूरी देख पा रहे हैं ना, ये जो वेवीनेस जो चल रही है, तो ये जो वेवीनेस है यही क्या है आपका, यही आप इसमें मेजरमेंट कर रहे हैं। ये आपकी रफनेस है एक तरीके से, ये आपने अपनी तरफ से एक कोई मीन लाइन ले ली है। ठीक है, ये आपकी रफनेस को दिखा रहा है। तो इसकी जो सैंपलिंग लेंथ होती है, यहाँ से निश्चित दूरी एक होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने कह दी कि आपने निश्चित दूरी आपने ले ली है, कोई सपोज दैट आपने L ले लिया है यहाँ से। ठीक है, कोई आपने L ले ली है, तो इसे हम सैंपलिंग लेंथ कहते हैं। और ये सैंपलिंग लेंथ आपकी स्टैंडर्ड होती है, ऐसा नहीं कुछ भी ले लो उठा के। ठीक है, 0.5 ले ली हमने, 0.6 ले ली, 0.8 ले ली, 0.16 ले ली। ठीक है, माइक्रोमीटर्स में लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है चीज़ें हैं। ठीक, तो आपको बात समझ में आ पा रही है? अब देखिए दूसरी चीज, तो इसमें क्रीस्ट और वैली का मतलब आपको समझ में आया, यानी जो ऊपर हिस्सा जा रहा था दैट इज क्रीस्ट और जो नीचे हिस्सा आ रहा था दैट इज वैली। ठीक है, यानी घाटी कहते हैं जैसे हम लोग। अब देखिए बात को होता क्या है कि खुरदरी जो सतह होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का लफड़ा फंस जाता है, यानी प्रतिबल संकेंद्रण हो जाता है। प्रतिबल संकेंद्रण का मतलब क्या होता है सर? अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर भी कहते हैं ना, कमजोर व्यक्ति को तो हर कोई दबा लेता है। तो क्या होता है कि कहीं पर भी कोई क्रैक वगैरह अगर आ गया, सपोज दैट आपका कोई भी आपने सरफेस बनाया, ठीक है, अब उसमें क्या था कि उसमें कोई भी धोखे से आपसे कोई भी एक क्रैक रह गया, वहां पर एक यहाँ पर कोई क्रैक रह गया। ठीक है, इस तरीके से कोई क्रैक टाइप का आपसे रह गया, तो क्या होगा, जब आप इस वाले पर फोर्स लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से आप इस पर फोर्स लगाएंगे या कोई भी इस पर फोर्स अप्लाइड करेंगे, तो क्या होगा, ज़्यादातर जो फोर्स होंगे वो इसके पास आ जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से आकर यहाँ इसके ऊपर जोर लगाने लगेंगे और यहीं से हमारा मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। तो ये प्रतिबल जो यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर हमारा प्रतिबलों का संकेंद्रण हो गया। तो ये सरफेस फिनिश अगर अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर भी हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। हम सतह रुक्षता के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि सतह रुक्षता क्या होती है। तो देखिए सतह रुक्षता के बारे में इसमें लिखा हुआ है, वे सब अनियमितताएं जो सतह के टेक्सचर में पाई जाती हैं। टेक्सचर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यानी जो उसका जो निश्चित एक हमने जो हिस्सा ले लिया है दैट इज टेक्सचर में पाई जाती हैं, इनमें उत्पादन प्रक्रिया में उत्पन्न अनियमितताएं सम्मिलित हैं। ठीक है, तो सतह रुक्षता का मतलब आपको समझ में आ गया कि सतह रुक्षता क्या होती है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सब अनियमितताएं का मतलब समझ रहे हैं आप, इर्रेगुलरनेस, उसमें जो इर्रेगुलरनेस जो है उसी को हम लोग कह रहे हैं। तो टेक्सचर में पाए जाते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही ये सब होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपने देखा था, हमने कई तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते थे हम लोग, है ना। हम उसे फोर्जिंग कर देते थे, प्रेसिंग कर देते थे,
ठीक है, कटिंग कर देते थे। तो ये कई सारे इसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने पढ़ रखे हैं। अब देखिए ले क्या होता है, ले तो ये पेपर में कई एक बार पूछा गया ले क्या होता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया। वैसे काफ़ी कोई इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लेते हैं इसमें सब फटाफट कि सबसे अधिक स्पष्ट सतह के रूप, इसमें सतह के रूप की दिशा को ही ले कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई भी कटिंग करते हैं ना, कोई भी कटिंग करते हैं तो आप देखते हैं जैसे हम उसमें आरी चला रहे हैं, तो आरी चलाते में उसमें क्या होता है, एक निश्चित डायरेक्शन में एक क्या होता है, एक थोड़े से निशान टाइप के पड़ जाते हैं। ठीक है, वही हमारे ले कहलाते हैं। तो आपने अगर लकड़ी को खड़ा करके काटा है तो उसमें क्या हो जाएगा, आरी के निशान आपको दिखाई देंगे बिल्कुल सही तरीके से। तो डेट इज ले। तो आप देख रहे हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ ले, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो लाइनें जो मैंने बना रखी हैं ये सारी डायरेक्शन ऑफ ले हैं। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, यह उत्पादन प्रक्रम पर निर्भर करता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे करी है। ठीक है, आप अगर उसमें कटिंग कर रहे हैं या आप उसमें फोर्जिंग कर रहे हैं या आप उसे प्रेसिंग कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से उसमें क्या हो जाएगा, उसके ले का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ले के स्ट्रक्चर पर भी बहुत डिपेंड करती है सरफेस फिनिश। ठीक, अब बात समझिए यहाँ पर, इसमें देख लीजिए और क्या क्या बता रहा है कि रुचिता की ऊंचाई यानी रफनेस हाइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सबसे, ये इसका क्रीस्ट है, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मेरे भाई, ये आपका क्रीस्ट हो गया और ये आपका वैली हो गया। ठीक है, ये आपका क्रीस्ट है और ये आपका वैली है। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्रीस्ट और वैली के बीच का डिस्टेंस क्या करा, रफनेस हाइट कहला दी इन्होंने। फिर रफनेस की मोटाई यानी आप क्या करा, आपने जो जो ले का स्ट्रक्चर था उसकी दो निश्चित पॉइंटों के बीच की दूरी आपने ले ली, उनके बीच की दूरी आपको क्या कहलाएगी, रफनेस विद कहलाएगी। क्लियर हो रही बात। फिर वेवीनेस हाइट, इसी को हम लोग, जो हमारी रफनेस की हाइट थी उसी को हम लोग वेवीनेस हाइट भी कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए वेवीनेस की जो हाइट का मतलब क्या है कि क्रीस्ट और वैली के बीच का डिस्टेंस आपका वेवीनेस हाइट यानी तरंगलता की ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक स्क्रैच आ चुका है, आप उसे काट रहे थे तो क्या हुआ, बीच में ब्लेड आपसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो गया तो आपसे क्या हो गया, वहाँ पर स्क्रैच आ गया। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए अब आगे फटाफट और देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, हमें सतह के परिष्करण के मूल्यांकन करना है अब हमें, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस फिनिश देखना है। तो इसके लिए दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके वैल्यूज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट कहने चाहिए हमें कि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर विधियाँ। ठीक है, वो आपको कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी RMS वैल्यू है, एक आपकी CLA वैल्यू है। ठीक है, आपने देखा होगा पेपर में जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा के दिए हैं, तो ये पेपर में कई बार आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। दूसरी बात, ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट तरीके से। तब देखो करते क्या है हम लोग कि हमें क्या करना है, हमें सरफेस फिनिश को देखना है। तो देखो आपने एक चीज़ देख ली, कुछ चीज़ें आपने समझ ली कि क्रीस्ट क्या होता है, वैली क्या होती है, सैम्पलिंग लेंथ क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो आप देखिए उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए इन वैल्यूओं को हम लोग समझेंगे। आपको एक बार इसका फुल फॉर्म अगर याद है तो आप इसको डायरेक्ट पेपर में कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। आप देखिए यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू, बस एक दो बार आप बोलिए याद हो जाएगा आपको। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आप देखो बस इतना ही बोल के देख लीजिए, आपको फिर आप कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें और बहुत ही बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए सरफेस फिनिश का मूल्यांकन करने के लिए प्रायः सरफेस की रुचिता का मान निम्न दो विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। इन्होंने बता दिया यहाँ पर आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और आपकी कौन सी है, मध्य रेखा औसत मान यानी सेंट्रल लाइन एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब देखो करते क्या है इसमें करने के लिए, देखो दोनों ही प्रोसीजर आपके लगभग सेम है, बस इनका जो फाइनल आंसर आता है ना, फाइनल आंसर जो है वो आपका अलग आता है, आंसर दोनों का अलग आता है, बस बाकी तरीका दोनों का करने का सेम है। चलो इसमें देख लेते हैं करते क्या है। तो हमें क्या करना होता है कि किसी भी रुचित सतह का जिस पर क्रीज तथा घातियाँ बनी होती हैं उनके बीच की ऊंचाइयों में बहुत अधिक विविधता होती है। यानी हमें निश्चित सैम्पलिंग अगर हम लेंथ ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि निश्चित अगर हमने दूरी जो ले ली थी ना, तो उसमें क्या होगा कि क्रीस्ट और वैली के बीच में बहुत ज़्यादा अनियमितता आएंगी, कहीं बहुत ज़्यादा उनके बीच की दूरी कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, और वो भी अलग अलग तरीके से। तो उसको नापना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके एनालिसिस करने के लिए शिखर व घाटियों को ग्राफ कर एक उपयुक्त यंत्र की सहायता से, जैसे आपने LVDT पढ़ा था ना, याद है कि ना आपको LVDT जो आपने पढ़ा था, तो LVDT क्या करता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर था या ट्रांसफार्मर था। तो वो क्या करता था, लीनियर वेरिएबल आपको
क्या कर लेता, मेजर कर लेता था। तो उसी को हम ग्राफ की सहायता से, उसे हम एलवीडीटी की सहायता से ग्राफ पेपर पर उसे प्लॉट कर लेते हैं और आपका कुछ इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाता है। देख लेते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर ये आपको सरफेस के ऊपर आप लोग चला रहे हैं उसको, पॉइंटर को, तो इसमें क्या है, ये आपको इस तरीके से ग्राफ प्राप्त हो। देखिए एक्स वाई लाइन सबसे लास्ट में बनाई है हमने, ठीक है। यहाँ पर आपको ये इस तरीके से सरफेस का स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है, जिससे हम पॉइंटर इसमें एलवीडीटी को चला रहे थे, पॉइंटर को एलवीडीटी के। तो क्या हुआ, हमने इसे प्लॉट कर लिया ग्राफ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है, इस ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद इसमें एक बीच में एक लाइन इस तरीके से खींचते हैं कि ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया बराबर हो जाए। सपोज दैट ऊपर वाला एरिया, टोटल एरिया यहाँ पर A1 है और नीचे वाला टोटल एरिया यहाँ पर A2 है। तो आप देखिए यहाँ पर कि A1 जो है वो बराबर होना चाहिए A2 के। इस तरीके से हम लोग इसे काट लेते हैं एक्स वाई लाइन की सहायता से, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे इसमें क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ लेते हैं इसे, ठीक है। बिल्कुल टफ नहीं है, आप देख लीजिए बहुत ध्यान से, तैयार कर लेते हैं। इसके बाद एक केंद्र रेखा को इस प्रकार स्थापित करते हैं, केंद्र रेखा के ऊपर तथा नीचे वाला क्षेत्रफल बराबर है जैसे क्षेत्रफल एक्स वाई रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया। देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें करते क्या है, इसे कैसे निकालते हैं। आप लोग तैयार हैं बिल्कुल सही तरीके से, चलिए देखते हैं। 5 नंबर तैयार करते हैं अपने हम लोग। तो ये आपके सामने वर्ग माध्य मूल मान आप देख पा रहे हैं, इसे पढ़ पा रहे हैं। देखिए इसके नाम से ही इसके में सब कुछ समझ में आ रहा है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यह मान मध्य रेखा से सतह की कोटियों की ऊंचाइयों या गहराइयों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है यदि प्रेक्षण की लंबाई यानी सैंपलिंग लेंथ n बराबर भागों में बांटा जाए, ठीक है। तो आपने अभी देखा था इसमें कि देखते हैं अभी हम लोग, है ना। तो आप लोगों को पता है जैसे कि हमने सैंपलिंग लेंथ इसमें जो लेते हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इसमें आप देखिए यहाँ से ये एक्स वाई रेखा को हमने काट रखा है, सैंपलिंग लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, तो इसे हम बराबर बराबर n बराबर भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो इसी यही जो n है, नीचे n बराबर भाग हैं, और फिर हमने फार्मूला लिख दिया इसमें h1 स्क्वायर h2 स्क्वायर, और इसके नाम से समझ में आ रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। यानी हमें पहले स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन लेना है, फिर रूट लेना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट हैं जो कि आपको पेपर में लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वर्कशॉप में हम लोग अलग अलग सरफेस फिनिश प्रोसेस करते हैं, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग सरफेस फिनिशिंग के लिए आपके क्या वैल्यू होती है। तो इसमें हाईली सरफेस फिनिश जो है, अति परिष्कृत जो है, हॉर्निंग, लैपिंग, पॉलिशिंग, तो इनकी वैल्यू होती है 0.01 से 0.75 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। एब्रेसिव ग्राइंडिंग के लिए 0.1 से 1 माइक्रोमीटर होती है। ब्रोचिंग के लिए 0.2 से 3 तक होती है, ठीक है। तो अलग अलग हैं, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है इतना आपको बार बार पढ़ के बताना, आप इसे देख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। इसमें जो इंपॉर्टेंट और है, कोल्ड वर्किंग के लिए 0.3 से 3, और आपका कास्टिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कास्टिंग वाला आप देख पा रहे हैं, तो 10 से 100 तक, ठीक है। कास्टिंग वाला जो है वो हमारा 10 से 100 तक रहते हैं माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो देखिए ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा CLA वैल्यू है, यानी सेंट्रल लाइन एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये पेपर में कई बार आ चुका है, तो इसके नाम से समझ में आ रहा है। तो देखिए जो हम ऊंचाइयाँ देख रहे थे ना, तो वही हमारी CLA वैल्यू कहलाती है। तो माध्य रेखा से सब कोटियों की ऊंचाई है, CLA वन कहलाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सारी वैल्यूज़ जो है उन्हें जोड़ देना है, और उनके जितने भी नंबर ऑफ डिवीज़न है उनमें उसे हमें डिवाइड कर देना है, तो हमें CLA वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें, तो इसमें देखिए पृष्ठ या सतह की फिनिश मूल्यांकन सूक्ष्म अनियमितताओं यानी जो हमारे इरेगुलरिटीज़ हैं, ऊंचाइयों विशेषताओं के द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो चार्ट टाइप का हम बनाते हैं, तो इस चार्ट से हम लोग दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, RMS और CLA वैल्यू, ठीक है। आपको बात समझ में आ पा रही है। तो यहाँ पे हमने कुछ अपनी तरफ से ये ले लिए वैल्यू, फिर इसका स्क्वायर कर दिया है। तो हमने अलग अलग चार्ट पूरा बना के यहाँ पर रख लिया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, CLA वैल्यू भी और RMS वैल्यू भी, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है यहाँ पे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और पेपर में कई बार ये आ चुके हैं, तो CLA वैल्यू और RMS वैल्यू, है ना। तो आप उनके नाम से ही इनको समझ पा रहे हैं। तो ये देखने में बहुत कठिन है, लेकिन कठिन है नहीं। तो आई होप आपको समझ पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, अच्छी तरह पढ़िएगा आप।